Good morning, student. Today we will start our Geography Chapter 4 Agriculture Part 2. ठीक है स्टूडेंट, पार्ट 1 हमने एग्रीकल्चर में टाइप्स ऑफ क्रॉप, फूड क्रॉप्स और हमने पढ़ा बहुत क्या टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ा. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं. फर्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. क्या होता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स? हॉर्टिकल्चर पहले पढ़ते हैं. इन 2008 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल्स. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो एंड पोटैटोज. देखिए हॉर्टिकल्चर मतलब क्या बोल रहे हैं? रिलेटेड टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, हम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, हम चाइना के बाद 2008 की बात कर रहे हैं. ठीक है, एंड 13% फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं वो इंडिया में प्रोड्यूस हम करते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. आगे देखते हैं स्टूडेंट्स नॉन फूड क्रॉप. नॉन फूड क्रॉप क्या होता है? डेफिनेटली जो फूड से रिलेटेड नहीं है, इवन दो वी आर यूजिंग इट, कंज्यूमिंग इट, है ना. जैसे रबर बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है. इट इज़ एन इक्विटेबल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया. इट रिक्वायर मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. देखिए यहाँ पे वही बता रहा है कि रबर, अब नॉन फ्रूट क्रॉप, अब यहाँ पे भी हम जो क्रॉप्स पढ़ेंगे उनके टेम्परेचर बताएगा, उनकी सॉइल बताएगा, कहाँ मेनली पाए जाते हैं. तो देखिए तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, है ना, निकोबार आइलैंड में. ठीक है, और बोल रहा है कि देखिए रबर इज़ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल. यस, एंड इट इज़ मेनली ग्रोन इन कैनरा. बोल रहा है कि एकदम इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है. और इंडिया रैंक फोर्थ अमॉन्ग द वर्ल्ड नेचुरल रबर प्रोड्यूसर. देखिए यहाँ पे बता रहा है कि इंडिया फोर्थ है अमॉन्ग द वर्ल्ड इन प्रोड्यूसिंग नेचुरल रबर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. क्या पढ़ेंगे आगे? फाइबर क्रॉप्स. क्या होता है फाइबर क्रॉप्स? कॉटन, जूट, hemp and natural silk are the four major fiber crops grown in India. The first three are derived from the crop grown in the soil and the latter is obtained from cocoons of the silkworm fed on green leaves, especially mulberry. Rearing of silkworm for the production of silk fiber is known as sericulture. स्टूडेंट ये कई बार पूछता है व्हाट इज सेरिकल्चर, तो ये लाइन याद रखिएगा कि rearing of silkworm for the production of silk fiber is called known as sericulture. देखिए यहाँ पे बता रहा है कि फाइबर क्रॉप में से सिल्क की बता रहा है कि सिल्कवॉर्म से सिल्क प्रोड्यूस होता है. ठीक है, और ये 4 मेन फाइबर है जिससे फाइबर क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं. अब कॉटन देखिए, ये देखिए कितना अच्छा डायग्राम में कॉटन का फूल है, दिख रहा है आपको? ये कॉटन ऐसे उगती है स्टूडेंट्स. यस, कॉटन दिख रहा है आपको डायग्राम में वो, तो जो आप लोग यूज़ करते हैं ना, यस वही कॉटन, उसके फ्लावर्स है देखिए. तो इंडिया इज़ बिलीव टू बी ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट. देखिए बोलते हैं इंडिया में ओरिजिनल होम कॉटन प्लांट है. कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. In 2008, India was the second largest producer of cotton after China. Cotton grow well in drier parts of the black cotton soil of Deccan Plateau. It requires high temperature, light rainfall, irrigation. Yes, 210 first 3 days of sunshine for its growth. देखिए बता रहा है बिना पानी वाला इतने दिन होने चाहिए, पूरी फसल ख़राब हो जाएगी. दिख रहा है ना आप लोग को, है ना. फर्स्ट 3 डेज होने चाहिए. ये खरीफ क्रॉप है, इसको 6 to 8 मंथ लगते हैं मैच्योर होने में स्टूडेंट्स. दिख रहा है आप लोगों को? तो देखिए आप स्टूडेंट्स की मतलब कितना मेहनत है इसमें. कॉटन में मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं. जूट. जूट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर. ये आप लोगों को सबको पता है. यस, जूट ग्रोन वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल एंड फुटप्रिंट्स विच आर रिन्यूड एवरी ईयर. हर साल उसे चेंज करना पड़ता है. हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ. जब ये ग्रो होता है तब बहुत इससे ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है. वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, उड़ीसा आर द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एंड इट इज़ मेकिंग गन्नी बैग्स. रोप से क्या बनता है दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे जूट से क्या बनता है? रोब्स बनते हैं, मैट्स बनते हैं, गनी बैग्स, कारपेट्स, पर्स भी बनता है, आर्टिफैक्ट्स, अलग अलग टाइप के बनते हैं ना चीज़ें. तो वो यहाँ बता रहे हैं कि जूट कितना इंपॉर्टेंट है. यस, बट ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ लूजिंग द मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल पर्टिकुलरली टू नायलॉन. ओके, आगे देखते हैं.
अब हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म। स्टूडेंट यहाँ पे क्या बता रहा है कि, चलिए मैं रीड करती हूँ। इन स्पाइट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्स ऑफ इरिगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन मानसून and natural fertility in order to carry out the agriculture. And for growing position, it is a serious challenge. Agriculture provides livelihoods for more than 60% of its population needs, and some serious technological institution reform. Thus, collectivization, consolidation of holding, cooperation, and evolution of zamindari system were given priority to bring out institutional reform in the country after independence. स्टूडेंट्स यहाँ बता रहा है कि देखिए कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, ठीक है, और हमारी कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन 60% से ज़्यादा वो इसमें है। और अब हमारे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी अगर अच्छी नहीं हुई तो हम वही बैकवर्ड ट्रेडिशनल मेथड से चाहे तो आज की डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, है कि नहीं। आगे देखते हैं। तो देखिए लैंड रिफॉर्म वॉज द मेन फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर। हमारे गवर्नमेंट प्लान बनाती है ना 5 ईयर प्लान, इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा वेटेज आएगा, इस बार बैंकिंग सेक्टर में रहेगा। तो सिंपल था, लैंड रिफॉर्म वाज द फोकस ऑफ our first 5-year plan. The Green Revolution, based on the use of package technology, and the White Revolution, Operation Flood, were some of the strategies initiated to improve the lots of India. Student, White Revolution is related to the production of milk. Yes, ये White Revolution को ही Operation Flood भी बोलते हैं। प्रोविजन फॉर क्रॉप्स इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, साइक्लोन, अब ये सब चीज़ें तो अपने हाथ में नहीं कर पाएगी, है ना स्टूडेंट। तो डिजीजेज, फायर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सेक्टर्स एंड बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन टू द फार्मर्स एट लोअर रेट इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट यहाँ यही बता रहा है कि इस तरह से गवर्नमेंट में बहुत धीरे धीरे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म धीरे धीरे चेंज करती गई, ताकि फार्मर्स को भी लोन मिले, कम रेट में मिले, क्योंकि ये कंडीशन तो उन्हें बता के नहीं आती। यस, और वो टोटली किस पे डिपेंड करते हैं, मानसून पे। तो इससे क्या होता है, उन्हें प्रॉब्लम जो होती है उसका जैसे इंश्योरेंस कराया था उससे वो बियर कर कुछ क्लेम कर सकते हैं ना। आगे देखते हैं। देखिए किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम आर सम ऑफ द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो उन्हें हेल्प करती। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। भूधन और ग्रामधन। भूधन ग्रामधन क्या होता है। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज his spiritual higher. He also participated in Satyagraha as one of the foremost Satyagrahis. He was one of the votaries of Gandhi concepts of Grand Swaraj. After Gandhiji's martyrdom, Vinoba Bhave undertook Padyatra to spread Gandhiji message covered almost the entire country. ठीक है। आगे, वंस व्हेन ही वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑफ Pachampally in Andhra Pradesh, some poor landless villagers demanded some land for the economic well-being. देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जब वो पोचमपल्ली में थे सॉरी, तो स्टूडेंट्स की कुछ जो गरीब थे वो लैंड की डिमांड कर रहे थे। तो विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस इट टू ईट दैम इमीडिएटली, but assured them to talk to the government of India regarding provision of land for them, and they undertook cooperative farming. तो इससे क्या होगा, कोऑपरेटिव मिलकर फार्मिंग करना, ठीक है, लेकिन वो लैंड के लिए ज़रूर गवर्नमेंट से बात करेंगे। सडनली कौन, विनोबा भावे। Suddenly, Sri Ramchandra Reddy stood up and offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless labour. तभी रामचंद्र रेड्डी वहाँ आए और उन्होंने अपने 80 एकड़ लैंड 80 लैंडलेस विलेजर्स को दान कर दिया। एंड इसी दिस एक्ट वाज नोन एज भूदान। भूदान बोलते हैं ना हम लोग, वो तो इसे भूदान बोलते हैं, ठीक है। लेटर ही ट्रेवल Bhutan. Later he traveled and introduced his ideas widely over India. Some zamindars, owners of many villages, offered to distribute some village among the landladies. और देखिए ऐसे बहुत सारे लोग आ गया है। It was known as ग्रामदान, ठीक है, और इसे क्या बोल दिया था, ग्रामीण लोग ने मिलकर जाना तो ग्राम दान। However, many landowners choose to provide some part of their land the poor
due to the Fear of Land Ceiling Act and the Bhudan and Gramdan movement initiated by Vinoba Bhave is known as bloodless revolution. क्या हुआ था ये ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था? क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बातचीत से ही पूरा हो गया था, यहाँ पे कोई खून खराबा नहीं हुआ था। आगे देखते स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आप खुद पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर हमारी जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। 1951 की बात बता रहा है 2010-11 में कि 52% जो है टोटल वर्कफोर्स एम्प्लॉयड कहाँ पे थी? हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में। मोर देन 60%, 50%। आगे देखते हैं फूड सिक्योरिटी। स्टूडेंट फूड सिक्योरिटी, ये भी आप लोग को मैं पॉइंट्स में बता रही हूँ। फूड सिक्योरिटी क्या है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी नहीं होगी तो हाउ वी कैन मीट अवर न्यूट्रिशनल लेवल डाइट्स। यस, तो बिकॉज ऑफ दिस देयर आर मेनली टू कंपोनेंट्स। नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम्स आर मेन टू फर्स्ट बफर स्टॉक, सेकेंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, बफर स्टॉक। अब देखिए यहाँ पे FCI, अपने जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो क्या करती है? वो दे प्रोक्यूज द फूड गेन फ्रॉम फार्मर्स एंड गवर्नमेंट अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या करती है? मिनिमम बोलती है इतने से इतना मिनिमम में तो हम क्रॉप खरीदेंगे ताकि इससे फार्मर लोगों को लॉस ना हो स्टूडेंट्स। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एंड द गवर्नमेंट यूज टू प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन इनपुट सच एज फर्टिलाइजर्स, पावर एंड वाटर। जो भी उसमें एक्स्ट्रा खर्च आता है उसमें सब्सिडीज भी उन्हें प्रोवाइड करती। आगे देखिए, तो वही बता रहा है। अब हम लास्ट ये देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। क्या इम्पैक्ट था? देखिए पहले तो ये बहुत न्यू था ग्लोबलाइजेशन, यस, लेकिन धीरे धीरे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, यस, वी आर जस्ट एक्चुअली द यूज टू ऑफ इट। वाई? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। देखिए ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये जो मशीन्स हैं, ये तो एक्चुअली वी आर प्रोड्यूसिंग सम और एंड वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम आवर कंट्री। यस, तो हम बोल सकते हैं कि यस इट्स मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। ठीक है, देखिए ये वाला लाइन यहाँ से देखिए, जो सेकेंड लाइन, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज। हमारे कॉटन वहाँ भेजते थे और वो क्या करते थे? उससे फाइबर बनाकर गुड्स, क्लॉथ बनाकर हमें सेल कर देते थे। रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का। आप लोग ने चंपारण मूवमेंट वाला भी पढ़ा होगा जो 1917 में बिहार में स्टार्ट हुआ था। ये आप लोग के इंग्लिश में 12th में भी एक चैप्टर है। तो उसमें क्या हुआ था? उन लोगों ने फोर्स किया था, द फार्मर्स आर फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड बिकॉज इट इज़ द नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। यस, necessary for the textile industries to which was located in Britain and they were unable to grow fruit cane to sustain their families। और इसी कारण क्या हुआ? उन्हें ज़बरदस्ती इंडिगो करना पड़ा। तब भी महात्मा गांधी ने इनके लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया था उस समय। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहा है कि उन्हें ज़बरदस्ती क्या बोला था इंडिगो का, और इंडिगो को कहाँ? वहाँ टेक्सटाइल कपड़ों की इंडस्ट्रीज़ में वहाँ बेच दिया जाता था। और फिर उन्हें इसके कारण क्या हो रहा था? फूड ग्रेन्स, फूड जो है उसकी कमी होने लगी थी स्टूडेंट्स, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, जो कि चंपारण मूवमेंट, ये वाला ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार। आगे देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे बता रहे हैं इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग मच ऑफ वर्क with today because it is practiced without factory made chemicals, fertilizers and pesticides and does not affect environment in a negative manner। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप लोगों को पता है जो नेचुरली होती है, जिसमें मैन्योर्स ज़्यादा यूज़ होता है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि वो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करती। इवन इफ वी आर यूजिंग द डिफरेंट, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हम लोग बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है? दिस विल इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, है ना। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट को टॉपिक पे पहुँच गए। तो टुडे इंडिया agriculture find itself at the crossroad. The green revolution promised much, but today it's under controversy. It is being alleged that it has caused land degradation due to overuse of chemical, drying, vanishing biodiversity, and the keyword today is जीन रिवॉल्यूशन विच इंड्यूस जेनेटिक इंडस्ट्रीज। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बजाय हम ये बोल सकते हैं जीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, विच इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट यहाँ बता रहे हैं कि इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं? एक तरह से अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेडेड कर रहे हैं,
हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की जगह हम लोग केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी जो लैंड की सॉइल की फर्टिलिटी वो तो वापस नहीं आएगी, इट टेक्स ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू अगेन रीगेन। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर, and I hope you all getting all the points. If you have any doubt, you can ask me. Thank you, students.